और यू कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग। होपफुली ये लास्ट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर का। उसके बाद आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और फिर असेसमेंट की हम बात करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। एज कमिटमेंट ये लेंथी टॉपिक नहीं है, टॉपिक छोटा सा ही है। सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें जो भी क्वेरीज हों आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप फॉर यू गाइस 24/7। जब भी आप मैसेज करें आई विल गेट बैक टू यू। सो हम अपना चैप्टर, ये इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन क्या है आगे। इंटरनेशनल मार्केट असेसमेंट क्या है? जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट को इंटरनेशनली बेचना चाहते हो, यू नीड टू असेस द इंटरनेशनल मार्केट। अब उसकी असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनीज मल्टीनेशनल बनती हैं अपने और दूसरी इंटरनेशनल मार्केट्स में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर सकें। अब इसमें हम देख लेते हैं व्हाट इज मार्केट असेसमेंट। मार्केट assessment is an analysis of total market potential through an evaluation of goods and services that can be sold in it. सो बेसिकली मार्केट असेसमेंट क्या है जी? एनालिसिस है किस चीज का? टोटल मार्केट पोटेंशियल का। उस मार्केट के पोटेंशियल का एनालिसिस है। पर एनालिसिस करने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए होता है। हम किस तरह एनालिसिस करेंगे? थ्रू एवेल्युएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की एवेल्युएशन करके कि जो वहाँ बेची जा सकती हैं, मतलब उस मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप एनालिसिस करके उसका पोटेंशियल देख के अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हो और उस मार्केट को असेस कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ एन एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें तीन चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये मार्केट हमारी प्रोडक्ट के लिए ठीक है या ये मार्केट हमारी प्रोडक्ट के लिए ठीक नहीं है। अब वो क्या क्या है? मार्केट साइज, मार्केट इंटेंसिटी एंड मार्केट ग्रोथ। आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। वैसे आपको ब्रीफली बताता चलो मार्केट साइज क्या है। व्हाट इज द साइज ऑफ द मार्केट जिसको आप एक्सेस करने जा रहे हो। आपने सेगमेंटेशन पढ़ी थी। सेगमेंट्स में हम छोटे सेगमेंट्स बनाते हैं तो उस सेगमेंट को हम फिर एड्रेस करते हैं। तो ये भी आप इसमें मार्केट का साइज देखते हो। अच्छा, ये साइज इजीली मैं एड्रेस कर सकता हूँ। और साइज देखने के बाद हम क्या करते हैं? मार्केट इंटेंसिटी की बात करते हैं कि कितनी मार्केट इंटेंस है यहाँ पे। जितनी इंटेंस मार्केट होगी उतना हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हम ये प्रोडक्ट अच्छी बेच सकते हैं। और लास्ट थिंग जो हम इसमें देखी जाती है दैट इज द मार्केट ग्रोथ। क्या ऐसा तो नहीं है हम किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी जगह पे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है? क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा अगर इंटरनेशनल भी हो रहा है, अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल भी बना रहा है, द पर्पस ऑफ डूइंग व्हाट इज जस्ट फॉर द मार्केट ग्रोथ। वो मार्केट की उस ग्रोथ को कैप्चर करना चाहता है जो उसमें पोटेंशियल है, जिससे उसको लगता है कि मैं अपने बिजनेस में अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। मार्केटिंग मिक्स इसमें हमें चाहिए होता है। अब वो देखते हैं क्या है। द मार्केटिंग मिक्स इज रेफर्स टू सेट ऑफ स्ट्रेटजी डिसीजन मेड इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू मीट कंज्यूमर नीड्स इन अ टारगेट मार्केट। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स क्या है? टूल्स हैं ये मार्केटिंग के। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो हम 4 पीस की बात करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। अगर हम सर्विसेज की बात करेंगे हम 7 पीस की बात करते हैं। इन 7 पीस में आप जो तीन और ऐड करते हैं दैट इज फिजिकल एविडेंस, दैट इज प्रोसेस, दैट इज पैकेजिंग। कुछ लोग डिफरेंट ऐड करते हैं लेकिन यही चीजें होती हैं इसमें। सो कहता है कि ये क्या है? इट रेफर्स सेट ऑफ स्ट्रेटजी डिसीजंस। ये स्ट्रेटजी डिसीजंस हैं मेड इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट। आप इन चारों के एरिया में रहते हुए करते हो, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि आप कंज्यूमर की नीड्स को अपनी टारगेट मार्केट में फुलफिल कर सको। बेसिकली पर्पस क्या है हमारा इसका? जो हमने टारगेट मार्केट की है हम उस टारगेट मार्केट को कैसे एड्रेस करेंगे और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाएंगे। इट इज़ फेयरली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बट नीड कस्टमाइजेशन फॉर कंज्यूमर गुड्स। अगर हम बात कर लें दो सेक्टर्स की, पहला तो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और दूसरा फिर आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं। अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उसमें आप चीज़ें स्टैंडर्डाइज करते हो क्योंकि आप इंडस्ट्री को एड्रेस कर रहे हो। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सॉर्ट ऑफ होमोजीनियस, एक जैसी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स में हम होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। हम कस्टमाइजेशन में जाते हैं, मैस कस्टमाइजेशन में जाते हैं। तो जब आप मैस कस्टमाइजेशन में जाओगे आपको हर प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी भी कंज्यूमर के लिए चेंज करनी पड़ेगी। फिर उसमें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हो। अब आ जाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन पे। सेगमेंटेशन क्या है बेसिकली पहले देख लेते हैं। सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इन सेट्स ऑफ होमोजीनियस कस्टमर्स on the basis of geography, demography, social culture factor and psychological factors. Basically मार्केट सेगमेंट क्या है? आप बहुत बड़े पूल के मार्केट को डिवाइड कर दो छोटे 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 सेक्टर्स में, और उस सेक्टर के लोगों की नीड्स एंड वांट्स एंड डिमांड सेम होती हैं। जैसे हम कहते हैं इट्स अ होमोजेनियस कस्टमर्स। अब वो आप ज्योग्राफिकली भी कर लेते हो, डेमोग्राफिकली भी कर लेते हो, सोशल कल्चर भी कर लेते हो। मींस ज्योग्राफी करते हो आप, एरिया वाइज भी कर लेते हो, डेमोग्राफी या करते हो आप उसकी
अगर डेमोग्राफिक्स की बात करें, आप उनके जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल के हिसाब से भी कर लेते हो। या सोशल कल्चर फैक्टर्स की हम जब बात करते हैं, तो हम सोशल कल्चर में रहते हैं, उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली भी कर लेते हैं, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात भी कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनको सेगमेंट कर लेते हैं। तो ये मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का एक तरीका है, एक जरिया है, जिससे थ्रू हम ये काम कर रहे होते हैं। सो अब देख लेते हैं जी, प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट। A product is a bundle of attributes including the physical product, brand name, after sale service, warranty, instructions for use, packaging and the company image. बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या है, एक बंडल होता है, एक आप ये नहीं कि कोई एक चीज है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एक्चुअल चीज जो आप है उसमें, आपकी किस कंपनी की चीज है, कंपनी का नाम, आप लोगों की आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, आप उस चीज की वारंटी कैसे दे रहे हो, उसके इंस्ट्रक्शंस कैसी हैं यूज करने की, उसकी पैकेजिंग कैसी है, और कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। आजकल का जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट इज नॉट द प्रोडक्ट। कस्टमर आपसे कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। The customer is more consistent to the company who is giving him more and better after sale services. अब लोगों को पैम्पर्ड सर्विसेज चाहिए कि अगर आपका लेट्स एसी खराब हो गया, आपने फोन किया, तो कंपनी वाले बंदा घर भेजना, आपको हेजल ना हो। It consists of industrial product और consumer products। obviously बात है, जब when it comes to the industry, industrial products different होती हैं as compared to the consumer product। बहुत कम industrial products ऐसी हैं जो consumer product भी same होती हैं, क्योंकि industrial products बल्क में बनती हैं, consumer products इतनी बल्क क्वांटिटी में नहीं बनती हैं, unless until bought necessity product now। Industrial product which are generally lend themselves to global demand with a little or no modification। अब वो कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं ऐसी जो पूरी ग्लोबल की डिमांड सेम है, जैसे इंजन है, होंडा की गाड़ियों के इंजन पूरी दुनिया में इंजन सेम जाते होंगे, ठीक है, या रीजन्स में जिनकी हॉर्स पावर सेम होती होगी, ऐसे होता होगा। जनरेटर्स हैं उनमें भी सेम जाते होंगे, ठीक है। उसमें जो है तो डिमांड्स ग्लोबल होती हैं, और मॉडिफिकेशन या तो थोड़ी सी होती है या बिल्कुल नहीं होती है। जब कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विस की बात करते हैं, तो कहता है वे जनरली रिक्वायर ग्रेटर एडॉप्शन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। अब इसमें कहता है आपको जो एडॉप्शन है वो आपकी ज्यादा होती है, ताकि आप मार्केट की जो डिमांड है या दुनिया की डिमांड है उसको फुलफिल कर सको। इसमें हमारे पास जरूरी क्या है कि हम मार्केट को उसके अकॉर्डिंगली करें, जिसके अकॉर्डिंगली मार्केट से डिमांड करिए, दुनिया को वैसी चीजें प्रोवाइड करें जैसी दुनिया हमसे प्रोडक्ट मांग रही है। अगर वैसी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, तो फिर लोग उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अपने कंपैटिटर के पास, आपके कंपैटिटर के पास चले जाएं, प्रोडक्ट वहां से परचेज कर लें। फिर कहता है प्रोडक्ट एडॉप्शन इज बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट। अगर आप कोई प्रोडक्ट चूज कर रहे हो यूज करने के लिए, किन किन बेसिस पे अडॉप्ट की जाती है। मतलब मैं कितनी महंगी चीज, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं शूज इज अ प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं, हम कितने महंगे शूज पहन सकते हैं। उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी इनकम, ठीक है। सेकेंडली, हम किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, फिर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बहुत एक्सपेंसिव ले लेते हैं क्योंकि उनका लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा सा है, वो एक्सपेंसिव लेने का फायदा ही नहीं है। फिर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, जरूरी नहीं है जो आपका टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं वो दूसरे कंज्यूमर की भी सेम हो। इसी तरह एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सबकी सारे कंज्यूमर्स की एक जैसी है, एवरी कंज्यूमर कैन नॉट बी एजुकेटेड ऑन द सेम लेवल। अब आ जाता है जी ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड बेसिकली एक कंपनी नहीं है, एक इमेज है। इमेज एक कंपनी की प्रोडक्ट का भी हो सकता है, इमेज पूरी कंपनी का भी हो सकता है। जैसे आउटफिटर्स ने डिफरेंट ब्रांड्स बना दिए हैं, जेंट्स के लिए लहदा है, लेडीज के लिए एथनिक है, बच्चों के लिए एक और है, ठीक है। अब वो क्या है, उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है कि जी ये इस जेंडर के लिए, इस जेंडर के लिए, इस जेंडर के लिए। A brand is identity of a specific product, service, or business. A brand can take many forms, including a name, sign, symbol, color combination, or slogan. So basically, brand क्या है जी आपका, ये एक specific product है या service है या business है। ये इसका मतलब है it could be a product, it could be a service, और it could be a business। ये तीनों चीजों में हो सकती हैं, तीनों में से एक भी हो सकती है और तीनों भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ब्रांड कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब ब्रांड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये भी मैंडेटरी नहीं कि एक ही फॉर्म में होगा, एक ही फॉर्मेट में होगा। जैसे कि नाम हो गया कंपनी का, साइन लोगो हो गया, सिंबल, कलर कॉम्बिनेशन, स्लोगन, जैसे डू द ड्यू, डर के आगे जीत है, ये स्लोगन है ड्यू का। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं ग्लोबल ब्रांडिंग के साथ, ग्लोबल ब्रांडिंग के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं मार्केट डिफरेंसेस अक्रॉस कंट्रीज। दैट्स ट्रू। आपकी जो अक्रॉस कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज हैं, 197 टोटल कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू गूगल मैप पे। उसमें मार्केट डिफरेंसेस हैं। क्यों डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंट है, बाइंग हैबिट्स डिफरेंट है, उनके नॉर्म्स डिफरेंट हैं,
उनके रिलीजन डिफरेंट है, तो हर रिलीजन की अपने कल्चर उसके अकॉर्डिंगली है। फिर कहता है एंट्रिच लोकल ब्रांड्स। अब हर मार्केट में अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो तो वहां पे आपको लोकल ब्रांड्स बहुत अच्छे भी मिल जाएंगे। ठीक है, थाईलैंड की बात कर लें, थाईलैंड में गारमेंट्स बहुत सस्ते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांडेड गारमेंट्स दैट चीप, उनके जो लोकल ब्रांड्स हैं वो उन ब्रांड्स को उन बड़े ब्रांड्स को compete कर रहे हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके। और वही प्रोडक्ट जो आपको 1,000 रुपए की फॉर एग्जांपल मिलेगी ब्रांड पे, वो आपको थाईलैंड के में थाई ब्रांड की बनी हुई 100 रुपए की मिल जाएगी। एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इन अमंग द प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट द लोगो और द बैज। फिर कहता है ग्रोइंग कंसंट्रेशन ऑफ रिटेल बाइंग पावर लीडिंग टू अ बायर सेंसिटिविटी। अब कहता है जी आपकी जो ग्रोइंग कंसंट्रेशन है, रिटेल बाइंग पावर है, वो क्या कर रही है, वो बायर्स सेंसिटिविटी क्रिएट कर रही है। जैसे if people afford to buy Gucci, Armani, Versace, they won't be going to Thailand for the shopping buying a cheap clothes. They will be moving to going to Dubai, or they will be going to the Italy for buying shopping, for doing all that. तो अब वो it depends how much we can afford. जितना हम अफोर्ड कर सकते होंगे उतना हम उसको कर लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, like your sensitivity. If you are earning a lot and you have a capacity to buy things, then you must buy expensive things. अपने आप पे पैसे लगाने भी चाहिए कंपनी को और लोगों को भी। फिर प्रमोशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। प्रमोशन क्या होती है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना, इज अ प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग डिमांड फॉर अ फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज टुवर्ड्स अ सेल। आप क्या करते हो? आप एक प्रोसेस है जिससे आप लोगों को मोटिवेट करते हो, डिमांड क्रिएट करते हो ताकि आपकी चीजें गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो बिकें। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? वो तो कहता है जी नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर सोफिस्टिकेशन क्या है, लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चेन क्या है, और मीडिया अवेलेबिलिटी क्या है। पहली चीज, हम जिसकी प्रमोशन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है। क्या ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि जिसकी प्रमोशन करने का फायदा ही नहीं है, वो नेसेसिटी है, वो बिकनी बिकनी है। या ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जिसकी पेरिशेबल आइटम है, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। फिर कस्टमर सोफिस्टिकेशन क्या है, हमारे हमारे जो पूल टारगेट कस्टमर जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, वो कितना सोफिस्टिकेटेड है, वो कितनी निफासत वाली या एक्सपेंसिव चीजें यूज कर सकता है। फिर कहता है लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन क्या है, आपकी इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन चेन क्या है। क्या अपना मैसेज तो आप दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दो, क्या आपके पास कैपेसिटी है अपनी प्रोडक्ट को हर कोने तक पहुंचाने की? अगर तो है दैट्स गुड इनफ, दैट्स फेयर इनफ। अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो फिर हमें पहले कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनानी पड़ेगी, फिर जाके हम ये काम करेंगे। फिर बात करें मीडिया अवेलेबिलिटी की। व्हाट इज द मीडिया अवेलेबिलिटी? क्या आपके पास ऐसे मीडियाज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सको? जैसे आप डिफरेंट मीडियम्स देखते हो फॉर प्रमोशन के, बिल बोर्ड्स हैं, नेऑन साइंस हैं, टीवी कमर्शियल्स हैं, रेडियो एड्स हैं। जैसे आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, आप एलसीडी बैनर्स लगा देते हैं रोड साइड पे और वो डिफरेंट कंपनीज के एड साइमल्टेनियसली चला रहे होते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, मीडिया में अवेलेबिलिटी भी आपके लिए एडवांस होती जाएगी। फिर कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रमोशन क्या क्या होती हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रमोशन एग्जिस्ट: एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मेल और सेल्स प्रमोशन। इससे और भी हैं इसके अलावा, लेकिन हम ये चार ही मेंशन है यहाँ पे, तो वी विल डिस्कस दीस फोर। एडवर्टाइजिंग क्या है? चीज़ों की मशहूरी करना, एडवर्टाइज करना किसी भी तरह हो सकती है। कैसे? आप फ्लेक्स से कर सकते हो, आप ब्राउशर से कर सकते हो, आप टीवी कमर्शियल से कर सकते हो, आप रेडियो एड से कर सकते हो, आप नियॉन साइन से कर सकते हो, आप इसकी एडवर्टीजमेंट जो एलसीडी बिल बोर्ड है उनसे कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग। फिर पर्सनल सेलिंग है, आप जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनकी पर्सनल सेलिंग होती है। जैसे स्पोर्ट्स कार्स हैं या जो आपके लिमिटेड एडिशन चीज़ें होती हैं, वो पर्सन्स को टारगेट करके बेची जाती हैं। जैसे फरारी जो लिमिटेड एडिशन बनाती है दुनिया में 5-6, वो उसमें टारगेटेड लोग हैं उसके पास जिनको उसे बेचनी है। फिर डायरेक्ट मेल है, आप डायरेक्ट मेल कर लेते हो। देन सेल्स प्रमोशन, द बेस्ट थिंग इज दैट हम सेल्स लगा देते हैं, इस प्रोडक्ट के साथ इतनी इतनी प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगी, इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। जितना ज्यादा हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी प्रोडक्ट बेच सकेंगे। और फिर मैं बात वही कहूंगा, कस्टमर आर मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर किसी कस्टमर ने आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, साइज गलत चला गया और प्रोडक्ट वो सेल आइटम थी, ऐसा ना हो कि जब वो सेल खत्म के बाद आए आप उसे एड्रेस कर ना करो। बाहर जो वेस्ट में ब्रांड्स अच्छे हैं वो तो क्या करते हैं, आपने कुछ चीज ली है, आप एक 3-4-6 महीने बाद भी जाके तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट एनी मोर, वो प्रोडक्ट वापस रख लेते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि इफ वी हैव अ सेटिस्फाइड कस्टमर, he will give us more satisfied customers. If a customer is unsatisfied, he won't be referring a more customer towards us, वो हमारी कंपनी की बुराइयां ही। अब देखते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे बनती है, हम कैसे अपनी प्राइसिंग को सेट करते हैं। तो लेट्स सी, कहते हैं प्राइसिंग इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स एंड डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। बेसिकली प्राइस क्या है? प्राइस आपकी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की प्लस द प्रॉफिट मार्जिन जो आपने उसमें ऐड करना है। अगर हम अपनी
प्राइस को कंट्रोल कर लें, अगर सम हम अपनी प्राइस को मिनिमाइज कर लें और हर रीजन प्रॉफिट ऐड कर लें, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करने की। अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को अचीव कर लिया, आप सस्ती प्रोडक्ट बना रहे हो, जितनी सस्ती हम क्वालिटी और प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन उतना बढ़ जाएगा अपनी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज करने का। सम काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं हमें, वो क्या है? प्रेडेटरी प्राइसिंग, मल्टी पॉइंट प्राइसिंग और है जी आपकी एक्सपीरियंस कर्व। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग देखते हैं क्या, दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग अ प्राइस एज अ वेपन टू ड्राइव कंपीटर्स आउट ऑफ द नेशनल मार्केट। आप अपनी प्राइस इतनी कम कर लेते हो कि आपको कोई और compete कर ही नहीं पाता, आप मार्केट में अकेले रह जाते हो। इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप क्या करोगे? आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में प्रोडक्ट बनाओगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मार्केट में 20 रुपए की बिक रही है, ठीक है, और आपको वो कॉस्ट कर रही है 14 रुपए की, आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में चले गए हो। आपके जो कंपेटिटर हैं उनको कॉस्ट कर रही है 18 रुपए की, और वो 20 रुपए की बेच रहे हैं, 2 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। जब आपको 14 रुपए की ऐड कर रही है, कॉस्ट कर रही है, आप उसमें अगर 6 रुपए अपने रखो तो 18 बनते हैं। अगर आप उसमें 5 रुपए ऐड कर लो प्रॉफिट के, तो 19 रुपए हो गया। 19 की प्रोडक्ट बेचना शुरू करो तो कंपेटिटर को कितने बचेंगे? 1 रुपया। वो थोड़ी देर सर्वाइव कर सकेगा। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट अपनी 18 की कर लो फिर, और थोड़ा सा कम सर्वाइव कर पाएगा। जब हम उसकी कॉस्ट से भी नीचे ले आएंगे, 17 रुपीज की हम सेल करना शुरू कर दें, इंस्टेड वी अर्निंग 3 रुपीज आउट ऑफ इट, तो वो क्या करेगा? इवेंचुअली मार्केट छोड़ के चला जाएगा। सो ये क्या है? प्रेडेटरी प्राइसिंग है आपकी। मल्टी पॉइंट प्राइसिंग क्या है? दिस कंपेयर्स द इफेक्ट दैट फर्म्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज वन मार्केट में हैव एन राइवल प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑन अनदर मार्केट। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी मल्टी पॉइंट प्राइसिंग है, आपकी एक मार्केट में प्राइस जो है आपकी वो कुछ और है, और दूसरी मार्केट में आपकी जो प्राइसिंग है रेवेन्यू स्ट्रेटजी है कि कस्टमर अपने कंपेटिटर को देखते हुए मार्केट में प्राइस टारगेट मीन दो डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट कर रहे हो, दोनों में प्राइसेस सेम नहीं है। ये इंटरनेशनल नहीं हो सकता, पॉसिबल है एक्सचेंज रेट डिफरेंट आ सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस कर्व की बात करते हैं। दिस इज एग्रेसिव प्राइसिंग डिजाइन टू इंक्रीज वॉल्यूम एंड हेल्प द फर्म रियलाइज एक्सपीरियंस कर्व इकोनॉमीज। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करता है कि आप क्या करते हो, एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी बना लेते हो। मींस मार्केट में पेनिट्रेट करना है, मैंने सस्ती चीज बना के अपने में ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचनी है, क्योंकि जितने ज्यादा मार्केट शेयर मेरा ग्रैब हो जाएगा उतना ही मेरे लिए आसान है बाद में लोगों को अपनी प्रोडक्ट की तरफ कन्विंस करना और प्राइसेस ऐड कर देना। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? आप प्रोडक्ट कैसे अपने लोगों को पहुंचाते हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करते हैं, कहता है प्रोवाइड द एसेंशियल लिंक कनेक्टिंग द प्रोड्यूसर एंड द विद द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर के लिए भी। कैसे? अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लूं, तो अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बना रहा है और बनाने के बाद वो प्रोडक्ट को कहीं कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहा, अपने स्टोर्स में सेव कर रहा है, क्या उसको उस प्रोडक्ट का फायदा है? उसको उस प्रोडक्ट का फायदा बिल्कुल नहीं है। उसको उस प्रोडक्ट का फायदा है जो बन रही है, बनने के बाद कस्टमर तक पहुंच रही है। अगर कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगी, देन योर प्रोडक्ट इज अ वेस्टेज। वो तो आपके स्टोर में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, या आपकी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर देगी। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल कस्टमर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस और ट्रेडिशन। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है आपकी, क्या आपका नेटवर्क कैसा बन सकता है, ठीक है। देन सोशल कस्टम्स क्या है, आपके सोशल नॉर्म्स क्या है प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ योर सर्विसेज। आपके पास कौन कौन सर्विसेज अवेलेबल हैं, कैसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ताकि जिसके साथ आप लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ट्रेडिशन। What is the tradition of your country to distribute products among your customers, or to make sure the product is available in every outlet of the company or at the outlet of the country? तो ये ट्रेडिशन हमें देखनी पड़ेगी। तो लेकिन ये क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने पड़ते हैं। अगर हम खुद से नहीं बना सकते तो हम थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे वी मेक श्योर कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव होनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए, वो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा बेनिफिशियल काम कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आज का लेक्चर था, जैसे मैंने कहा वीडियो इज गोइंग टू बी शॉर्ट, सो ये छोटी सी वीडियो है। होपफुली दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हमने कवर करना था इस सेमेस्टर में। सो आपने ये टॉपिक भी अपने उसमें प्रोजेक्ट्स में ऐड करना है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और कोई अगर मसला हो तो हम दोबारा से ग्रुप कॉल्स भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।